हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा डिस्कस किया था सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें हमने कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स, जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, उसके कुछ सोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन में योगदान देते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जो अपना भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने दे रखे हैं कौन कौन से और सोर्सेस हैं, देख सकते हैं आप। फॉसिल फ्यूल है यानी कि जीवाश्म ईंधन, वेस्टेज एनर्जी मतलब कूड़ा कचरा से जो हम एनर्जी, फ्यूल सेल है, थर्मोकपल है एंड थर्मो आयनिक कन्वर्टर है, ओशन टेम्परेचर डिफरेंस है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर है। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनमें से कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जो है पहला देखते हैं, पहला क्या है, फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब जीवाश्म ईंधन, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, बायोमास एनर्जी। कौन सी? बायोमास एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था। जो बायोमास एनर्जी है उसमें भी जो है हम क्या करते हैं कि जो आपका जितने भी जीवाश्म होते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त जीवाश्म हैं, इनसे जो है एनर्जी को हम जो प्राप्त करते हैं उसे हम बायोमास एनर्जी कहते हैं। और फॉसल फ्यूल्स भी यानी कि जीवाश्म ईंधन भी उसी ये एनर्जी का ही एक उदाहरण है। जो आपका बायोमास एनर्जी है वो आपका जो है जीवाश्म ईंधन का ही एक उदाहरण है। तो बायोमास एनर्जी जो क्या है, एक जीवाश्म ईंधन का ही उदाहरण है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बायोमास एक जैविक पदार्थ है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, और पेड़ पौधे जो धरती पर उगने के साथ साथ ही जल में भी उगते हैं, ये सारी चीज़ें जो क्या हैं, ये सभी आपकी जीवाश्म ईंधन हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जीवों के व्यर्थ से भी प्राप्त, या जीवों के मल वगैरह जो है, या जीव जो मर जाते हैं वो दब जाते हैं, उनके जो जो भी है आपका, उनके जीवाश्म, उनको भी जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। तो उनके प्रयोग से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम बायोमास एनर्जी कहते हैं। और जो यही आपका जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से ही हम जो है एनर्जी को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। उसको, इस जीवाश्म ईंधन को हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बायोमास हो गया, बायोफ्यूल हो गया, बायोडीजल हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बायो जो आपके जीवाश्म ईंधन के ही उदाहरण हैं। और इन्हीं के बेस पे जो है हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आप इसमें। ये है जो एक एनर्जी फॉसिल यानी कि जीवाश्म ईंधन से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन का एक तरीका दे रखा है, देख। ठीक है, और जो आपका प्रक्रियाएं होती हैं, और भी जो जीवाश्म ईंधन में प्रक्रियाएं होती हैं वो निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। जैसे आप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ले लीजिए। इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आप 6CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को H2O के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, सौर ऊर्जा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारे पास निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन आता है। कौन सा आता है? 6C6H12O6 प्लस 6O2, जिसे हम ग्लूकोज का नाम भी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी तरीके हैं कि खेतों से जो प्राप्त वेस्टेज है या जो जीव, उनसे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और इसकी कई विधियां भी मैंने आपको बताई थी, जैसे डायरेक्ट कंबशन थी, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन था। ठीक है, एंड बायोकेमिकल कन्वर्जन था। इसके अलावा मैंने आपको जो आपके बायोफ्यूल्स थे उसके बारे में बताया था, मेथनॉल है, एथेनॉल है, बायोडीजल है। ये सारे क्या हैं, ये सारे जीवाश्म ईंधन हैं। जीवाश्म ईंधन में आपका कोयला भी आ जाता है, लिग्नाइट भी आ जाता है। ठीक है, और अन्य व्यर्थों के दहन से भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, एथेनॉल वगैरह है, बायोडीजल, चारकोल, लकड़ी, ईंधन, गुटखा, ये सारे क्या हैं, ये सारी चीज़ें बेटा आपकी क्या है, जीवाश्म ईंधन हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो भी है आपका फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन, इसके द्वारा हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन करते हैं। किस प्रकार से, देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक चैम्बर बना हुआ है, ये देख सकते हैं चैम्बर है। इसमें हम लोग क्या, लकड़ियाँ या कुछ और जो भी, जितने जो भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, मे भी, ठीक है, उनको यहाँ पे कंबशन कराते हैं, उनका दहन कराते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका दहन हो रहा है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में उनका दहन हो रहा है। ठीक है, उनके दहन से जो आपकी गैसेस हैं, हॉट गैसेस हैं, वो निकल रही हैं, वो प्रोड्यूस हो रही हैं। हॉट गैसेस को हम जो है क्या कर रहे हैं, उन हॉट गैसेस को इस बॉयलर में पहुंचा रहे हैं। क्या पहुंचा रहे हैं? पहुंचा रहे हैं उस बॉयलर में। आपका जो है पहले से ही पानी भरा हुआ है। ठीक है, यह पानी है। उस हॉट गैसेस की वजह से ये पानी उबलना शुरू कर देता है, जो आपका स्टीम के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। देख सकते हैं अभी स्टीम के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी स्टीम का प्रयोग हम जो है टरबाइन को रोटेट कराने में यानी कि टरबाइन को घुमाने में करते हैं। इसी स्टीम का प्रयोग जो है हम लोग टरबाइन को घुमाने में करते हैं।
जब टरबाइन आपका रोटेट करता है, इस टरबाइन के शाफ्ट से जनरेटर कनेक्ट रहता है, तो जनरेटर आपका रोटेट करता है, जिससे आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन होता है। इससे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है। ठीक है, तो ये तरीका है जो है, इस प्रकार से जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन करते हैं जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके। जीवाश्म ईंधन में मैंने बता ही दिया आपको क्या कौन कौन से ईंधन होते हैं, उनका प्रयोग करके इस हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, वेस्ट एनर्जी, यानी कि कूड़ा कचरा जो है एनर्जी है, उसको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वेस्टेज एनर्जी को हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा, वेस्टेज एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमें ये पता है बेटा कि विश्व की आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है, उसी प्रकार से जो है हमारी ज़रूरतें, यानी कि जो मनुष्य की ज़रूरतें वो भी बढ़ रही हैं। और इसी मनुष्य की बढ़ती ज़रूरतों के साथ साथ व्यर्थ पदार्थ भी बढ़ रहा है, यानी कि व्यर्थ पदार्थ जिसका यूज करके हम फेंक देते हैं, जिसका हमारे पास कोई यूज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं व्यर्थ पदार्थ, यानी कि वेस्टेज। जो भी आपका मटेरियल होता है उसको बोलते हैं वेस्टेज मटेरियल। उनकी भी मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, उनकी भी मात्रा बढ़ रही है। और यह मात्रा जो, यदि यह हम कूड़ा कचरा की संख्या इसी प्रकार बढ़ती जाएगी तो पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, हमें पता है। इसी प्रकार का वेस्टेज बढ़ता है, जिससे आप देख सकते हैं बड़े बड़े शहरों में कूड़े के मतलब काफ़ी बड़े ढेर से लगे होते हैं। एक तरह से साला पहाड़ टाइप में बन जाता है। आप देख सकते हैं सभी जो होते हैं पहाड़ टाइप में बन जाते हैं, इतने इतने कूड़ा कचरा होता है। ठीक है, और यदि इन कूड़ों कचरों को जलाया जाए, ध्यान से सुने, इन कूड़ों कचरों को जलाया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, जो हानिकारक गैसेस जो होती हैं वो इन्वायरमेंट में निकलती हैं यदि ऐसे ही जलाया जाए। लेकिन यदि इनको एक प्रोसेस के थ्रू जलाया जाए तो उनका प्रयोग जो है हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेशन में कर सकते हैं और उनको पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं, उनको कंट्रोल करके उनको पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। ठीक है, क्या, यदि इन कूड़ों कचरों को उपर्युक्त उपकरणों की सहायता से जलाया जाए तो हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जिसके द्वारा जो है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं। कूड़े कचरे के दहन के लिए विशेष प्रकार की भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम जानते हैं बहुत सारी भट्टियाँ होती हैं, विशेष प्रकार की भट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन भट्टियों में कूड़े कचरे के दहन के फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊष्मीय ऊर्जा को हम क्या करते हैं, उस ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा जल से वाष्प का निर्माण करते हैं, जिससे हमारी जो है वाष्प टरबाइन चलती है, ऑपरेट होती है और जो है हमें उस टरबाइन के माध्यम से जनरेटर को रोटेट कराते हैं और आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हमें जो है तीन टाइप से हम लोग क्या है, तीन प्रकार के जो मेथड हैं जिसमें हम वेस्टेज एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस प्रकार से, पहला आपका आता है हाइड्रो गैसीकरण विधि। ठीक है, दूसरा आपका वायु रहित संसाधन विधि, तीसरा आपका ऊष्मा विघटन विधि। ये तीन विधियां हैं। यदि हम इन तीनों विधियों की बात करें, पहली यदि हम बात करें हाइड्रो गैसीकरण विधि, तो इस विधि में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में कूड़े कचरे को उच्च दाब एवं उच्च ताप पर, ठीक है, क्या है, उच्च दाब एवं उच्च ताप पर हम लोग जो है उपचारित करते हैं, यानी कि उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, और इस विधि से हमें क्या होती है, मीथेन गैस प्राप्त होती है, जो आपकी काफ़ी ज्वलनशील होती है। मीथेन आपको सभी को पता है, मीथेन काफ़ी ज्वलनशील होती है और उस गैस का हम लोग दहन करके जो है उसमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो है दूसरी विधि है वायु रहित संसाधन विधि। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में गीले कचरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये विधि जो है गीले कचरे के लिए प्रयोग करी जाती है। इसमें क्या होता है, कचरे को बारीक रूप में हम लोग जो है बहुत बारीक रूप में क्या है काट लेते हैं, यानी कि बारीक रूप में तोड़ देते हैं। ठीक है, मशीनों के द्वारा, और इस कचरे को बंद कुंड जो मतलब हौदी होती हैं, या आप बोल सकते हैं ट्यूबवेल टाइप में, हौदी टाइप में, गड्ढे टाइप में, बंद कुंडों में बैक्टीरिया की उपस्थिति में गलाया जाता है। क्या होता है, बैक्टीरिया की उपस्थिति में इस कूड़े कचरों को गलाया जाते हैं और इन बैक्टीरिया की उपस्थिति में कचरे में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है।
समझे। तो इस विधि में क्या होता है कि ये विधि अधिकतर जो होती है गीले कचरे के लिए प्रयोग करते हैं, जो गीला प्रकार का कचरा होता है, और कचरे को मतलब जो होता है रोल कर देते हैं एकदम बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ कर, और बैक्टीरिया की उपस्थिति में गड्ढों में इसको जो है गलाया जाता है, और उस बैक्टीरिया के रिएक्शन के कारण, ठीक है, क्रिया के कारण, अभिक्रिया के कारण उसमें उपस्थित मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल जाती है, और इन गैसों का प्रयोग हम जो है दहन के रूप में करते हैं, जिससे हमारा उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। तीसरी विधि आपकी आती है ऊष्मा विघटन विधि। ठीक है, क्या उनसे आती है ऊष्मा विघटन विधि। इस विधि में कचरे को वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे उसके अंदर उपस्थित कार्बनिक पदार्थ टार है, जैसे चारकोल है, हल्के तेल, कार्बनिक एसिड आदि प्राप्त होते हैं, और जो हमें ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उनका दहन करने से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये 3 विधियां थीं। इन 3 विधि को का प्रयोग करते हैं हम कूड़े की एनर्जी का जनरेशन करने में। ठीक है। अब होता क्या है बेटा, किस प्रकार से जी, ये 3 विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं कि तीनों विधियों के द्वारा या तो कूड़े को जलाते हैं या तो गलाते हैं। ठीक है। उनसे जो है उनकी अभिक्रिया के कारण बैक्टीरिया या अन्य जो भी आप किए हैं उनकी अभिक्रिया के कारण गैसेस निकलती हैं। क्या है, तीनों प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि गैसेस निकलती हैं। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखें, ये है जो आपका कूड़ा है। कूड़े को यहाँ पे देख सकते हैं, ये मटेरियल हैंडलिंग प्लांट है। यहाँ पे ये आपका प्रोसेस है, मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रकों के द्वारा कूड़े को यहाँ पे डाला गया है। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये जो मटेरियल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई भी तीनों जो विधियाँ मैंने बताई हैं, हाइड्रोगैसीकरण, वायु रहित संसाधन, ऊष्मा विघटन, इन तीनों विधियों में से कोई एक विधि का प्रयोग करके उस कूड़े का जो है गलाया जाता है या जलाया जाता है, जो भी है उसका दहन यानी कि उसका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है कूड़े का। ठीक है। उस ट्रीटमेंट के कारण जो भी आपकी गैसेस निकलती हैं, उस ट्रीटमेंट के कारण जो भी आपकी गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस को हम इस प्रकार से दहन कराते हैं। देख सकते हैं आप, ये जो गैसेस दहन हो रही हैं, और उन्हीं गैसेस के दहन से जो हमारी ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं ऊर्जा का प्रयोग, आप देख सकते हैं हम लोग जो है किस रूप में करते हैं, उस ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं कि जो जल से जल को वाष्प के रूप में यानी कि स्टीम के रूप में बदलने में कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ से कूड़े को जलाने पर या गलाने पर हमारी एनर्जी, जो आपकी गैसेस हैं उनका दहन हो रहा है। उन गैसेस के दहन से जो भी आपका ऊष्मा जनरेट हो रही है, ऊष्मा जनरेट होने से ये जो पाइप आपका रेड कलर का पाइप दे रखे हैं, ये जो है आपका यहाँ पे पानी आ रहा है, ये जो है पानी आ रहा है। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है पानी आ रहा है, यहाँ से ये जो है पानी आ रहा है। ठीक है। जल आ रहा है, वाटर, ये जो है इस प्रकार से जा रहा है ट्यूबों के माध्यम से, और यहाँ से दोबारा स्टीम ड्रम के माध्यम से यहाँ पे ये पूरा स्टीम के रूप में कन्वर्ट होने पे तब ये जो है इस प्रकार से पाइप के माध्यम से जाता है, और ये जाके जिससे स्टीम आपकी रोटेट होती है। देन उसके बाद स्टीम टरबाइन को जो है स्टीम टरबाइन के आउटलेट से इसी जो स्टीम को यहाँ पे हम लोग जो कूलर में ठंडा करके पुनः दोबारा जल के रूप में कन्वर्ट करके फिर दोबारा यूज करते हैं। इस प्रकार से जो है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन हो जाता है। कौन सी एनर्जी से? वेस्ट एनर्जी से, यानी कूड़ा कचरा की एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन हो जाता है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका वेस्टेज बचता है, जो आपका वेस्टेज बचता है उसको इस प्रकार से हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है। जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल के अकॉर्डिंग करते हैं, जो भाई आपका होता है इन्वायरमेंटल कंट्रोल के अकॉर्डिंग करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे उनका प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं अन्य मटेरियल बनाने में। ठीक है। और जो वाटर वेपर CO2 जो है आप इन्वायरमेंट में छोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार से वेस्ट एनर्जी यानी कि जो आपका कूड़ा कचरा की एनर्जी है उसका प्रयोग हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन में करते हैं। और यदि हम इस एनर्जी की बात करें तो इसमें जो है इसके लाभ क्या क्या हैं? पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाता है, ऊर्जा संकट में राहत होती है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी है, क्योंकि जैसे जैसे विश्व की आबादी बढ़ती है तो व्यर्थ कूड़ा कचरा तो बढ़ना ही है। कूड़े कचरे के भंडारण की समस्या खत्म हो जाती है। ये सारे इसके जो है क्या हैं लाभ हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा सेल यानी कि ईंधन सेल। क्या है? ईंधन सेल। इनके द्वारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस प्रकार से जनरेट होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम ईंधन सेल की बात करें, ईंधन सेल की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि ईंधन सेल क्या होता है? ईंधन सेल के द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो फ्यूल सेल क्या होता है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। वो क्या कहलाता है? आपका ईंधन सेल।
इसमें दहन की प्रक्रिया नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें दहन की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। ईंधन सेल के माध्यम से हमें विद्युत तथा ऊष्मा दोनों लगातार प्राप्त कर सकते हैं। ईंधन सेल के माध्यम से विद्युत भी प्राप्त कर सकते हैं, ऊष्मा दोनों लगातार प्राप्त कर सकते हैं। ईंधन सेल तथा अन्य विद्युत सेल दोनों में काफ़ी समानताएं होती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे विद्युत सेल होते हैं, ईंधन सेल होते हैं, इनमें काफ़ी समानताएं होती हैं। जैसे दोनों के लिए इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों में इलेक्ट्रोड होने ही होने हैं, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल भरा रहता है। क्या होता है, क्या समानताएं होती हैं कि दोनों में इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होने ही हैं, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल भरा रहता है। दोनों प्रकार के सेल डीसी पावर को ही उत्पन्न करते हैं। क्या होता है, डीसी पावर को ही उत्पन्न करते हैं। और यदि हम बात करें इन दोनों में अंतर क्या होता है, विद्युत सेल और आपका ईंधन सेल में, ठीक है। ईंधन सेल आपका कंटिन्यूअस ऊर्जा का जनरेशन करती है। क्या होती है, ईंधन सेल जो होती है आपकी कंटिन्यूअस ऊर्जा का जनरेशन करती है, जबकि अन्य सेल ऊर्जा को संचित करते हैं। क्या होती है, ऊर्जा को संचित करते हैं। तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस है। यदि ईंधन सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो है आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। क्या होता है, ईंधन सेल में जो आपका केमिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। इसके अलावा हम देखें यदि इसका वर्गीकरण करें ईंधन सेल का, ठीक है, तो इसका कई आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर, किसके आधार पर, इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर। तो हमारे पास कई प्रकार के ईंधन सेल हैं। जैसे कौन सा, पहला आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर एल्काइन फ्यूल सेल है, एएफसी बोलते हैं, एल्काइन फ्यूल सेल। उसके बाद फास्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, ठीक है। उसके बाद माल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल, फिर ठोस ऑक्साइड फ्यूल सेल, पॉलीमर एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। जैसे ईंधन एवं ऑक्सीडेंट के आधार पर H2O2 फ्यूल सेल है, H2 वायु फ्यूल सेल है, हाइड्रोकार्बन गैस फ्यूल सेल है, सिंथेसिस गैस फ्यूल सेल है, ठीक है। ये किसके आधार पर है, ईंधन एवं ऑक्सीडेंट के आधार पर। यदि कार्यकारी टेम्परेचर यानी कार्यकारी तापमान के आधार पर यदि हम बात करें तो निम्न तापमान, मध्यम तापमान और उच्च तापमान फ्यूल सेल है, जिसमें निम्न तापमान 150 डिग्री से कम होता है, मध्यम तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है, जबकि और उच्च तापमान 250 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति के आधार, नेचर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अगर इसके ऊपर इसका क्लासिफिकेशन करें तो एसिड इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एल्काइन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, उदासीन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। और यदि हम उपयोगिता के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो ऑटोमोबाइल में, स्पेस में, सेना में, मरीन क्षेत्रों में, अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी जो है आपके फ्यूल सेलों का प्रयोग होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल का जो है हमने संरचना ली है, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल को देखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक एनोड होता है, किस प्रकार से इसमें एनर्जी का जनरेशन होता है उसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप, देख सकते हैं इसमें कौन कौन से आपके जो है, इसमें देख सकते हैं ये एनोड है, ये आपका कैथोड है, ठीक है। ये देख सकते हैं एनोड आपका हाइड्रोजन वाला है, कैथोड आपका ऑक्सीजन वाला है, देन ये चार्ज कंट्रोलर है, ये बैटरी है, ये लोड है, ठीक है। ये हॉट वाटर है, ये कैटलिस्ट, ये हाइड्रोजन है, इधर वाटर या ऑक्सीजन है, उनकी अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है। तो इसके बारे में ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं कि आप इसमें इस सेल में निकेल धातु के दो आपके इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये जो आपके इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड, ये देख सकते हैं आप, जो एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रोड हैं, ये निकेल धातु के जो होते हैं, जिसमें आपका एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड एक अच्छे सुचालक होते हैं, क्या होते हैं, एक अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट में पूर्णतः डूबे रहते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट में पूर्णतः डूबे रहते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट भी होता है वो भी एक अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं जिस इलेक्ट्रोलाइट में पूर्णतः डूबे रहते हैं, ठीक है, वो भी एक अच्छा आपका क्या होता है, एक सुचालक होता है। एनोड ऋणात्मक होता है, आपका कैथोड धनात्मक होता है। दोनों इलेक्ट्रोड जो होता है, दोनों इलेक्ट्रोड छिद्रयुक्त गैस बैरियर द्वारा पृथक किए जाते हैं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं इस प्रकार से देख सकते हैं अभी है, इस प्रकार से युक्त गैस इनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। एनोड की तरफ से ये देख सकते हैं आप, एनोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस
प्रोवाइड करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। एनोड की तरफ आप हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड कर रहे हैं और कैथोड की तरफ आप ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये गैसें छिद्र युक्त इलेक्ट्रोड से होते हुए, ठीक है, ये जो आपके छिद्र युक्त, ये देख सकते हैं, ये जो आपके छिद्र युक्त जो छेद बने हुए हैं, इनसे प्रवाहित होते हुए विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। किसमें? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। दोनों इलेक्ट्रोड बाहरी परिपथ से जुड़े होते हैं, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। ये दोनों गैसें विद्युत जो रासायनिक अभिक्रिया उसमें भाग लेती हैं, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रोड बाहरी परिपथ से जुड़े होते हैं, जिससे हमें विद्युत शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। यदि अभिक्रिया की तीव्रता बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, किसका? उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से प्लेटिनम, निकिल एवं सिल्वर का प्रयोग करते हैं। किसका? प्लेटिनम, निकिल, सिल्वर का प्रयोग करते हैं। उत्प्रेरक का प्रयोग जो कैटलिस्ट है आपका, देख सकते हैं ये कैटलिस्ट, उसका प्रयोग करते हैं। तो होता क्या है, आप देख सकते हैं, इसकी कार्यविधि मैंने बता दी आपको। इसमें एनोड जो होता है, एक एनोड होता है, ये निकिल के बने होते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है। बीच में इलेक्ट्रोड, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में डूबे रहते हैं, जो आपका पूर्णतः सुचालक होता है। क्या होता है? पूर्णतः सुचालक होता है। और इसमें उत्प्रेरक का काम कौन करता है? जैसे मैंने बताया, प्लेटिनम हो सकता है, निकिल भी हो सकता है, और आपका सिल्वर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप एनोड में हाइड्रोजन गैस को फ्लो कराते हैं और कैथोड में आप ऑक्सीजन गैस को फ्लो कराते हैं। जब ये गैसेस इन इलेक्ट्रोडों के छेदों से प्रवाहित होती हैं, तो इनमें जो होती है, क्या होती है? विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम चार्ज कंट्रोलर के माध्यम से बैटरी में स्टोर करते हैं, इसी में कन्वर्ट करते हैं और अपना लोड पर भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो है ये फ्यूल सेल के माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन करते हैं। तो ये है जो आपका फ्यूल सेल, इसके बेस पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बेटा हमने यही 3 चीज टाइप की एनर्जी का डिस्कस किया, जिससे हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन करते हैं। बाकी जो आपकी नेक्स्ट पार्ट में, हम वीडियो के अगले पार्ट में जो भी आपकी बची हुई एनर्जी सोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो आप लोग आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें।